जो वीडियो है वो है हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट के ऊपर हॉस्पिटल की ड्यूटी के बारे में, जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन कुछ पॉइंट बाकी थे जो आपके साथ शेयर करने थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे आपकी जॉब के मतलब, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करना या डिस्कस करना इजी नहीं है, क्योंकि ये जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए सुपरवाइज़र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जानना। तो आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे कि जो पॉइंट हमारे रह गए थे वो हम उसके बारे में बात करेंगे, वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता हूँ। मैं हूँ दीन चट्टा और मैं 2009 से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी भी है और स्टिल दे रहा हूँ, और साथ अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। तो बात करने का मतलब ये है कि आप को पता होना चाहिए कि आप जिससे ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे ये एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उसको भी इस फील्ड का पता है या नहीं पता, या उसका भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है या नहीं है, या उसने इस फील्ड में फिजिकली काम किया या नहीं किया। क्यों से बहुत से चैनल, बहुत से प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन उनका खुद इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली ग्राउंड में चल क्या रहा है, क्योंकि वही ग्राउंड रियलिटी जानता है जिसने इस फील्ड में टाइम गुजारा हो या जो इस फील्ड में काम कर रहा हो। तो इसलिए आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब इन हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में आपकी जो जॉब है, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आज मैं फिर आपको वो दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो रिसेप्शन के ऊपर होती है, और सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है फायर के टाइम क्या होगी, और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है वो कैशियर के पास किस तरह की होगी, और सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है वो जो ब्लॉक होते हैं, जो डिफरेंट एरिया होते हैं, जिस तरह इमरजेंसी वार्ड होगी या दिल की वार्ड होगी या कोई और इस तरह का ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो होता है उसके जो एरिया होता है, तो डिफरेंट वार्ड के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और आपकी जो पार्किंग एरिया उसके बारे में डिस्कस किया था, और हमने जो रिसेप्शन है, जो मेन एंट्रेंस है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और वो चीज़ें हम डिस्कस की थी जो किसी भी हॉस्पिटल में जैसे कुछ डिलीवरी वगैरह होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके बारे में हमने बात की थी कि उसके बारे में आपको क्या क्या थ्रेड हो सकते हैं। और आज हम और मज़ीद डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से थ्रेड जो हो सकते हैं, कौन कौन से आपको जो वो सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल में, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी जॉब हॉस्पिटल में होगी तो आप इस जॉब को किस तरह करेंगे। जब तक आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा, जब तक आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड या अच्छे सुपरवाइज़र नहीं बन सकते, क्योंकि सुपरवाइज़र जो होता है वो टीम को लीड करता है, टीम की कमांड वही करता है, टीम को वही चलाता है। अगर उसको खुद का इस चीज़ का इल्म नहीं है, उसको खुद का पता नहीं है कि उसने अपनी लीड को अपनी टीम को कमांड किस तरह करनी है उसकी, या उसको लीड किस तरह करना है, या किस तरह उसने अपनी टीम को मैनेज करना है, या किस तरह उसने उनसे जॉब लेनी है, या उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या वो किस तरह खुद जॉब कर सकता है। क्योंकि जो सुपरवाइजर होता है या टीम लीडर होता है उसने ग्राउंड में जाकर जॉब नहीं करनी होती, लेकिन उसने अपनी टीम को चलाना होता है, और टीम को और टीम के और मैनेजमेंट के दरमियान जो फासला होता है वो एक सुपरवाइजर, एक टीम लीडर ही तय करता है, उसका जो गैप है वही फिल करता है। दोनों की जो कम्युनिकेशन होती है उसका जो बीच वाला बंदा होता है वो टीम लीडर ही होता है, दोनों की जो कम्युनिकेशन वो यही करवाता है। क्योंकि जो आपको ऑर्डर मैनेजमेंट से मिलता है, जो इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से मिलती हैं, वो आपने फिर अपनी टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, टीम से काम लेना होता है। तो एज ए सुपरवाइजर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी जो जॉब है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी पोस्ट के मुताबिक आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और आपने किस तरह निभानी है। तो आज हम कुछ बात करेंगे मेन एंट्रेंस के, कि जब आपकी जॉब मेन एंट्रेंस पे होगी, चाहे रिसेप्शन है चाहे मेन गेट है पार्किंग वाला,
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेन जो इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से थ्रेड है। एक थ्रेड जो है फायर का, वो तो कॉमन हर जगह में होता है, किसी भी बिल्डिंग में किसी भी जगह में आप चले जाओ फायर का थ्रेड होता है। और यूएई गवर्नमेंट और सुसन जो सीरा डिपार्टमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है कि आपको फायर का पता होना चाहिए कि इन केस जब फायर होता है तो आपने किस तरह डील करना है और किस तरह काबू पाना है, और बेसिक चीज़ें आपने किस तरह चेक करनी है। अगर बड़ा फायर है तो आपने क्या करना है, या छोटा फायर आप उसको किस तरह डील कर सकते हो। तो कॉमन जो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता ही है। अगर आपको फायर के बारे में ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आप हमारी जो लास्ट वीडियो है 2-3 जो बेसिक फायर के मतलब हैं, फायर को किस तरह कंट्रोल करना है, किस कैटेगरी का फायर हो सकता है और कौन सा आपने सिलेंडर यूज़ करना है। अगर बड़ा फायर है तो आपने उसको किस तरह कंट्रोल करना है, या आप फायर पैनल के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म में वो भी वीडियो मिलेंगी, वो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप फायर पैनल किस तरह चेक करेंगे, या फायर पंप है उसको किस तरह आप कंट्रोल करेंगे, उधर आपकी क्या ड्यूटी है। तो इतनी बड़ी वीडियो में इतनी बड़ी चीज़ें एक वीडियो में डिस्कस नहीं की जाती, इसलिए आप जाके लास्ट वाली जो हमारी वीडियो है वो देख लें। और जो मेन हॉस्पिटल की जॉब है आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि आपकी हॉस्पिटल में जॉब क्या है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी स्कूल के बारे में, स्कूल या यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब किस तरह की हो सकती है और आपको किस तरह जॉब करनी पड़ सकती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड या द टीम लीडर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके मतलब आएगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब लाजम कर लें और घंटी का बटन है उसको लाजम टच कर लें, क्योंकि आपका एक टच आपकी ज़िंदगी संवारेगा। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जॉब चाहिए, एक्स्ट्रा आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, अपने घर में बैठ के, तो आप हमारा जो नया चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप उसमें जाके खुद को इनरोल करें और अमेज़ॉन के बारे में, या आप तालाबात के बारे में, या आप नून के बारे में, या आप अलीबाबा जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में अगर आपको एजुकेशन चाहिए, मालूमात चाहिए किस तरह काम किया जाता है, किस तरह आप एक्स्ट्रा अपनी इनकम बना सकते हैं, तो आप हमारे उस चैनल को भी जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें हम फ्री आपको एजुकेशन देंगे, फ्री आपको गाइडेंस देंगे कि आप अमेज़ॉन में किस तरह जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी मनी, ज़ीरो मनी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट किए बिना। तो आप खुद को उस चैनल पे इनरोल करें और आपको वो चैनल इंफॉर्मेशन देगा कि आप अपने मोबाइल से खुद अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्शन के बारे में या मेन डोर के बारे में। मेन डोर में जो आपकी जॉब होती है, चाहे वो आप पार्किंग में हो, चाहे आप मेन एंट्रेंस पे हो, जो एंट्रेंस होते हैं वो अमूमन दो तरह के होते हैं। एक एंट्रेंस होता है पब्लिक वाला, और जो जहाँ से आम लोग आते जाते हैं। दूसरा एंट्रेंस होता है ज़्यादातर या तो डिलीवरी होती है उधर, या उसको आम वर्करों के लिए जो स्टाफ के लिए रखा जाता है। तो उधर जो आपकी ड्यूटी है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। सम टाइम ये भी होता है कि कंट्रोल रूम में ये चीज़ें रखी जाती हैं कि कंट्रोल रूम से आपको ये जो स्टाफ आता है या वर्कर लोग आते हैं या डिलीवरी की जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं सामान लेने के लिए या सामान छोड़ने के लिए, तो इनका जो इन आउट होता है वो किस जगह होता है और कहाँ से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। आप जब किसी भी गाड़ी को, किसी बंदे को इंटर करोगे किस तरह करोगे, उसकी एंट्री किस तरह डालोगे, उसको कौन कौन सा पास इशू करोगे, तो पास कितने होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है खसूसन बड़ी बिल्डिंग में, छोटी बिल्डिंग में रह दी जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ भी गलती की जो गुंजाइश है वो नहीं है। हॉस्पिटल में आपको गुंजाइश नहीं मिलती। जो भी वर्कर आता है, जो भी स्टाफ आता है, जो स्टाफ जो काम कर रहा है उधर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हो रही है उधर, तो उधर कोई सामान आ रहा है या जा रहा है, कोई डिलीवरी आ रही है या कोई डिलीवरी जा रही है, उसके लिए एक पास होता है। तो आपने जो डिलीवरी आती है, जो बंदे आते हैं, उनको एक पास इशू करना होता है ताकि वो आपको एंट्री डलवा के जाएं, आपको अपना एमएस कार्ड जो आईडी है वो दे के जाएं और आप उनको एक पास इशू करोगे। उसका फ़ायदा आपको ये होएगा कि जब वो बंदा सामान अंदर लेके जाएगा, पहले तो आपको बताएगा,
आपको अपनी एंट्री देगा, आपको अपना मेमोरी आईडी देगा, आप उसकी एंट्री डालो, आप उसका नाम, आप उसकी कंपनी का नाम, आप उसका जो व्हीकल है उसका नाम, उसका जो मॉडल है उसका नंबर है और किस कंपनी से है, फिर उसका नंबर, मोबाइल नंबर, या वो जो सामान लेके आया वो कौन से फ्लोर में जाएगा, किस जगह में जाएगा, कौन सी कंपनी काम कर रही है, सेम कंपनी है, डिफरेंट कंपनी है, कौन सा सामान है, कितना सामान है, उसकी आप एंट्री डालोगे और उसको एक पास इशू करोगे। तो उसका मतलब है कि ये बंदा बाहर से सामान लेके अंदर छोड़ेगा, छोड़ के फिर ये अनलोड करके जाएगा। तो एक पास ये हो गया। उसका फायदा आपको ये होगा, जब वो बंदा अंदर जाएगा सामान उतारेगा, एक तो आपको पता होएगा कि ये इतना सामान आया इस ब्लॉक के लिए, इस फ्लोर के लिए आया है और इस कंपनी के लिए आया, ये कंपनी अंदर काम कर रही है। तो आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी। जब भी आपको आपका ऑफिसर या जो मैनेजमेंट का ऑफिसर आपको पूछता है कि आज कौन सी कंपनी काम कर रही है बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में या व्हाटएवर, कोई भी आपका टावर है, तो आपको पता होगा कि इस फ्लोर में, इस ब्लॉक में, इस जो ऑफिस में ये कंपनी काम कर रही है, इस चीज का काम कर रही है, इसका सामान इस टाइम पे आया, इस टाइम पे इन हुआ, वो जो ट्रक वाला है, या इस टाइम आउट हुआ। तो फायदा आपको ये होगा, जब आप ट्रक वाले को इन करोगे, अंदर छोड़ोगे, जब वो सामान अनलोड करेगा, आप तो एक उसको गाइडलाइन दे सकते हो कि भाई आपने इस जगह पे अनलोड करना है और ये रास्ता यूज करके आपके बंदे सामान को उठा के ले जा सकते हैं, या ट्रॉली से लेके जा सकते हैं, या लिफ्ट से लेके जा सकते हैं। आप उसके साथ बना एक जो सिक्योरिटी गार्ड वो भी छोड़ सकते हो, ताकि वो वॉच करे, रिजर्व करे कि कोई चीज डैमेज ना हो। जो ओरिजिनल रास्ता है, जो ओरिजिनल वे है, उसको यूज करके वो बंदा सामान अंदर लेके जाए। और जब सामान जब सामान अनलोड कर लेगा, वापस जाएगा, तो आपको फिर अपना जो एमरेस आईडी भी आपसे रिसीव करेगा और आपको अपना पास भी वो जो है वापस करेगा। तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे इन हुआ और इस टाइम पे आउट हुआ। चाहे आप उसके साथ सिक्योरिटी वाला भेजो या ना भेजो, उस बंदे की मजबूरी होगी कि आपके पास आए और आपको बताए कि मैं अभी बिल्डिंग से आउट हो रहा हूँ। तो आपको पता हो जाएगा, लग जाएगा कि ये बंदा आउट हो गया। उसके बाद आता है जो सामान अंदर से बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल कोई गार्बेज वगैरह या कचरा वगैरह, या जो कंपनी काम कर रही है एक्स्ट्रा सामान है उसने बाहर लेके जाना है, या आपकी बिल्डिंग से कोई सामान जा रहा है, तो आपको पता होएगा कि ये जो ट्रक बाहर से आया, ये जो गाड़ी बाहर से आई है, इस काम के लिए ये सामान अंदर से बिल्डिंग से पिक करके बाहर लेके जाएगा। तो जब इन होएगा आप उसको पास दोगे, जब वो सामान लेके चला जाएगा तो आपको वो पास वापस करके जाएगा। सम टाइम अंदर से सामान बाहर जाता है तो आप उसको एक पास इशू करोगे, जो सामान जा रहा है तो आप उसको भी, उसकी भी एंट्री डाल सकते हो। आपको डालनी में चाहिए कि इस ऑफिस से, इस फ्लोर से इस टाइम पे इतना सामान, इस क्वालिटी का सामान या इस तरह का सामान बाहर गया है, इतनी क्वांटिटी में गया, इतनी आइटम सी, इस तरह का ये सामान था। तो आप उसकी भी एंट्री डाल के उसका सामान जो है वो बाहर जाने दो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके नॉलेज में होना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको A to Z हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिल्डिंग में, या आपके जो टावर में, या हॉस्पिटल में, या स्कूल में क्या चल रहा है और किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, किस तरह की जा रही हैं, कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो आपके नॉलेज होएगा। उसके बाद आता है वर्करों की जो एंट्री है। वर्कर जो काम करते हैं उनकी एंट्री होएगी, उनका एमरेस आईडी आप रखोगे, उनको एक पास इशू करोगे, सेम उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम और उनका जो मोबाइल नंबर है। उसके बाद आप उनका जो फोरमैन है उसकी डिटेल मुकम्मल। उसके बाद कंपनी कौन से फ्लोर में काम करेगी, किस तरह का काम करेगी और किस टाइम पे आई है, किस टाइम पे गई है, आप उसकी भी एंट्री डालोगे। तो उनको भी एक पास इशू करोगे, ताकि आपको पता चले कि हमने इतने पास इशू किए हैं, इतने आपके पास एमरेस आईडी हैं और इतने बंदे अंदर काम कर रहे हैं, इस ब्लॉक में, इस फ्लोर में काम कर रहे हैं, ये इस टाइम इन हुए हैं और इस टाइम ये जब वापस जाएंगे आपसे वो अपना एमरेस आईडी रिसीव करेंगे और आपको जो पास है सिक्योरिटी का वो वापस करेंगे। और आपको पता रहेगा कि ये बंदे बाहर अभी चले गए हैं, ताकि आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है और आपकी सेफ्टी भी होती है, ताकि आपको पता चले कि बिल्डिंग में क्या सूरत हाल है, अभी क्या चल रहा है। तो जो कंट्रोल रूम वाला बंदा है उसका भी काम यही होता है कि वो चीजें वॉच करता रहे कि किधर क्या चल रहा है, किधर कोई हैपन है, नहीं है, मसला चल रहा है, नहीं चल रहा है, या रेगुलर सिस्टम चल रहा है। उसके बाद जो नॉर्मल लोग आते हैं, विजिटर वगैरह, तो उनकी भी एंट्री डालना यही आपकी जिम्मेदारी है
कि जो विजिटर वगैरह आते हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए, या हो सकता है जो कंपनी काम कर रही है उनका कुछ साइड मैनेजर वगैरह विजिट करने के लिए आया हो, या जस्ट जो आपका स्टाफ है उनके साथ को मिलने आया हो, या जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके साथ को मिलने के लिए आया हो। पर्सनल मीटिंग भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, या उनकी डिलीवरी हो सकती है, छोटी मोटी डिलीवरी होती है। तो उसमें डिलीवरी समटाइम उसको डिलीवरी नहीं लिखा जाता, समटाइम वो चीज़ें छोटी होती हैं वो कैरी करके ले जाते हैं, जस्ट उसको नॉर्मल उसका विजिटर लॉग बुक में एंट्री डाली जाती है। तो इस तरह आपकी लॉग बुक भी डिफरेंट होनी चाहिए, किस कैटेगरी की आप एंट्री डालनी है, डिलीवरी की डालनी है, वर्करों की डालनी है, विजिटर की डालनी है। तो हर कैटेगरी की डिफरेंट जो है वो लॉग बुक होनी चाहिए। इस तरह जो आपकी पार्किंग है, पार्किंग स्टाफ की डिफरेंट होनी चाहिए लॉग बुक। उसके बाद जो विजिटर है जो उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट लॉग बुक होंगी तो आपकी भी हेल्प होगी, आपको पता होगा। इस तरह आपके जो डिफरेंट पासेस होंगे तो आप प्रोसीजर सेम ही है, आपने उनका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, कंपनी है, जो विजिटर है उसकी आप डाल सकते हो, जो एंट्री है या किस फ्लोर पे जा रहा है, कौन सी कंपनी है और किस बंदे को मिलने को जा, तो आपके पास मुकम्मल उसकी डिटेल होएगी। तो आपकी हेल्प भी होगी, आपकी सिक्योरिटी भी होएगी। उसके बाद जो बात करते हैं जो डिलीवरी में, जो डिलीवरी गेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जो लोगों की डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडी है उसमें दो इशू आते हैं। समटाइम ये होता है कि डेड बॉडी बाय मिस्टेक चेंज भी हो सकती है, या डेड बॉडी जानबूझ के भी चेंज कर सकता है, या उस जगह में ये भी इशू होता है कि समटाइम जो होता है वो डेड बॉडी का मसला बन जाता है। डॉक्टर के साथ जो बंदा मर गया है उसके जो होते हैं रिश्तेदार वगैरह या कलीग या फ्रेंड वगैरह जो वो समटाइम फाइट भी करते हैं कि हमारा बंदा आपने जानबूझ के मार दिया या इसका मसला नहीं था। तो एक तो फाइट भी हो सकती है, दूसरा डेड बॉडी रिसीव करने में समटाइम डॉक्टर उस टाइम वो रिलीज नहीं करता, समटाइम वो रिलीज कर देता है, या समटाइम ये होता है बंदे जानबूझ के लेके जाना चाहते हैं, समटाइम ये होता है कि पेपर वर्क बाकी होता है। तो इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जो बंदे आ रहे हैं जो जा रहे हैं उनको पास इशू करो, और डेड बॉडी के टाइम और जब बच्चा डिलीवरी का टाइम हो, बच्चा जब पैदा हो तो उस टाइम समटाइम ये होता है जो नर्सें वगैरह आती हैं वो भी कुछ उल्ट पटांग कर देती हैं। मसलन समटाइम बाई मिस्टेक हो जाता है, समटाइम आपने हज़ारों केस सुने होंगे कि नर्सें भी बच्चा वो चेंज जो है वो कर देती हैं, या इस तरह का इशू होता है, बच्चा चोरी भी हो जाता है। तो इस तरह के इशू को भी क्लोजली बहुत बारीकी से डीपली जाकर मॉनिटर करना भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। एक वो बंदा जो मेन ट्रस्ट पे है और एक वो बंदा जो कंट्रोल में बैठा हुआ है। तो इसकी जो जॉब है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बारीकी से क्लोजली जाके उसको इन पोजिशनों के ऊपर, इन लोकेशनों के ऊपर उसको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ताकि इस तरह के जो इशू हैं ज़्यादातर यही होते हैं हॉस्पिटल में। या तो समटाइम ये भी होता है, ये भी आपके लिए एक रिस्क है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि खुदकुशी का भी मसला बन जाता है। खुदकुशी इस तरह होती है कि जो पेशेंट है हो सकता है वो महीनों से सालों से उधर हो इलाज के लिए है, और उसका जो माइंड है वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या वो समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, या वो बोलता है कि बस अभी मुझे दुनिया में नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, या इस तरह कोई इशू हो जाते हैं। बंदा अपने माइंड में कुछ इस तरह के प्लान बना लेता है कि यार मैं पैसा ज़ाया हो रहा है मेरा, या मैं जब फंसा हुआ हूँ ये मुझे क्यों नहीं रिलीज कर रहे। कोई भी इशू उस तरह हो सकता है, वो इसमें वो तंग हो गए खुदकुशी भी कर सकता है, उसको भी आपने मॉनिटर करना है। या समटाइम इस तरह के इशू होते हैं कि पेशेंट भाग भी जाता है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक मेरा दोस्त था तो वो भी हॉस्पिटल से इस तरह ही भाग गया था। तो वो भी कुछ इमरजेंसी में गया था, तो उसको जब पता चला कि ये ट्रीटमेंट लंबा होने वाला है या उसका ऑपरेशन होएगा तो वो फिर रफू चक्कर हो गया था। तो इस तरह के इशू बन जाते हैं, जेन्युइन इशू होते हैं। वैसे तो ये बात एक मज़ाहिया लगती है लेकिन इस तरह के इशू बन जाते हैं। तो इस तरह के जो इशू हैं उनको देखना क्लोजली जाके, ये भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस लोकेशन को, उस बिल्डिंग को, उस टावर को सिक्योर करना सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की होती है। तो आपने इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करना होता है और देखना होता है कि क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। चाहे आपका उधर काम है या नहीं है, लेकिन आपने जाके इंटरफेयर करें या ना करें वो डिपेंड होता है मैनेजमेंट के ऊपर, आपको कितनी उन्होंने परमिशन दी है, कितनी अथॉरिटी दी हुई है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना, जानना एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपकी जिम्मेदारी है। चाहे उसके आप ऊपर एक्शन लो या ना लो, वो डिपेंड होता है
मैनेजमेंट के ऊपर आपको कितनी वो परमिशन देते हैं या कितना आपको काम देते हैं, लेकिन पता जो इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए आपको, एक तो पार्किंग में, दूसरा जो एंट्रेंस एरिया है, और तीसरी जो आपकी आती है इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी में कुछ इस तरह का इशू ना हो, कुछ भी फायर का अगर इशू है तो जेन्युइन हो, वो फेक ना हो। सम टाइम कोई शरारत भी कर सकता है, ऐसा गलत काम भी कर सकता है कि सम टाइम कोई बाई मिस्टेक भी जो फायर ग्लास है उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो आपने इन चीज़ों को एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो कंट्रोल में बैठे होते हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, और इस चीज़ को बहुत प्रोफेशनल तरीके देखना चाहिए ताकि इस तरह का कोई इशू ना बने। और एक मैं आपके साथ और बात शेयर करूंगा थोड़ा सा वो लास्ट में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूं। तो लेकिन जो आपको मैंने बात बताई है इमरजेंसी की, मेन एंट्रेंस की, पार्किंग एंट्रेंस की, और पेशेंट की डेड बॉडी में डेड बॉडी लेके जाना, और उस टाइम फाइट भी हो सकती है डॉक्टर के साथ या अम्बले के साथ, स्टाफ के साथ। तो उस चीज़ को क्लोजली मीटर करना, जब कोई बंदा मर जाता है उसकी डेड बॉडी जब जाती है तो प्रोसीजर जो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको आपने क्लोजली मॉनिटर करना है और अपनी हायर मैनेजमेंट को उसकी चीज़ के बारे में, खुसूसन जब कोई बंदा मर जाता है या कोई जिसकी पैदाइश हुई है बच्चे की, तो उसके बारे में बताना ताकि कोई मिसिंग इशू बनता है। समटाइम बच्चा मिस हो जाता है, बच्चा गुम हो गया, बच्चा कोई उठा कर ले जाता है, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करना भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि इस तरह का कोई इशू ना बने। और जो कैश एरिया है जहाँ कैश पड़ी होती है तो वहाँ का भी जो कैमरा वो उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। और जो मेडिसिन है तो सम टाइम मेडिसिन भी चेंज होती हैं, सम टाइम मेडिसिन बाय चांस को चेंज करता है, मतलब बाय मिस्टेक, और सम टाइम जानबूझ के कर देता है। तो जो बंदा अंदर पेशेंट है उसके कौन से कलीग हैं, कौन से रिश्तेदार हैं, कौन से उसके दोस्त हैं, किस किस को उसने अथॉरिटी दी हुई है अंदर आने की, जब वो एडमिट होते हैं तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए। फिर उसी के रिलेटिव जो उसके गेस्ट हैं उनको छोड़ना चाहिए, बाकी जो को आप परमिशन नहीं दे सकते। हो सकता है कोई गलत इंजेक्शन अंदर छोड़ दे, उसका विजिटर ही आके गलत मेडिसिन छोड़ दे, तो फिर जो अगर डेथ होएगी तो एक तो हॉस्पिटल स्टाफ के लिए इशू बनेगा, आपके लिए भी बनेगा। तो आपको इन चीज़ों को क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो एरिया बहुत एहसास होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ भी इस तरह का इशू छोटा मोटा बनता है तो आपके पास CID का, पुलिस का नंबर होना चाहिए, चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे आप टीम लीडर हो। तो पुलिस के साथ आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत तेज़ होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इधर एक छोटी सी मिस्टेक भी जो है किसी की जान ले सकती है या आपके लिए मुसीबत बन सकती है। होने में तो कुछ नहीं होता अगर सिस्टम स्मूथली चल रहा हो, तो जब होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत बारीकी से देखना है, खुसूसन जो वेटिंग एरिया होते हैं। तो वेटिंग एरिया में कोई भी इस तरह का इशू ना बने, लोग इस तरह घूम फिर न रहे हों, जिनकी ज़रूरत है जिस जगह में, या जिस जगह जो लोग अलाउ हैं, जिस वार्ड में जिनका काम है तो वही उस तरफ जाएं। बाकी जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, या हो सकता है एक पेशेंट है तो उसके साथ 2, 4 या 5, 10 उसके साथ कलीग या दोस्त आ गए, जिस तरह की आप परमिशन नहीं दे सकते। एक बंदा वो भी उसके सूरत हाल को देख के, या पेशेंट बिल्कुल ठीक है उसको नॉर्मल सा इशू है, तो ये नहीं आप 2, 3, 4 उसके दोस्त या रिश्तेदार अंदर छोड़ दो, तो इस तरह की आपने परमिशन नहीं देनी। तो पास से इशू करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि हमने किस किस के पास जो इशू किया है, और जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए कितने पास आपने इशू किए थे और कितने लोग बाहर चले गए हैं या कितने अंदर हैं। तो आपने लास्ट जो फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है अपनी शिफ्ट को हैंड ओवर करने के लिए, तो उस टाइम आपको खुसूसन हर चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए, तो आपकी जो जॉब है वो स्मूथली चल सकती है। सम टाइम ये भी होता है कि हॉस्पिटल को कुछ थ्रेट होता है, मसला होता है, पुलिस वाले भी होते हैं, तो पुलिस वाले के साथ आपकी ड्यूटी होती है, तो आप फिर को परमिशन दी जाती है या आपको बोला जाता है कि आपने जो पेशेंट आ रहे हैं उनको उनकी बॉडी स्कैनिंग करके छोड़ना है, या उनकी गाड़ी चेक करनी है, या किस तरह कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है तो आपने चेक करना है। अभी कोविड का इशू चल रहा है तो
जो मास्क है, जो सैनिटाइज़र है, उसका भी ध्यान रखना, उसको वो आपने इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि हॉस्पिटल में मास्क वगैरह जो फेस मास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या कोविड का जो टेस्ट है तो उसको भी चेक करना, उसके बाद आप एंट्री किसी को दे सकते हो। तो ये चीज़ें चेक करना इंटरेस्ट के ऊपर बहुत जिम्मेदारी, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। खुसूसन 1 या 2 लड़के होते हैं सिक्योरिटी वाले जो काम कर रहे होते हैं, ताकि इन चीज़ों को स्मूथली वो कर सकें। समटाइम एक बंदे से हैंडल नहीं होता क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम होता है। तो ये 2 बंदे हों तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। जो पार्किंग वाला बंदा है उसको भी चाहिए कि अनऑथराइज जो गाड़ियाँ हैं या अनऑथराइज जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर ना छोड़े। जिनकी ज़रूरत है या जो वाकई जिनका जेन्युइन इशू है तो उनको ही अंदर भेजा जाए, बाकी लोगों को ना भेजा जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगी। लेकिन जो मैं आपको बात बताने वाला था, जो इशू आ रहे हैं लोगों के, जो खुसूसन इंडिया में, पाकिस्तान में या नेपाल में है, कुछ तो इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त लोगों के। तो वो पूछ रहे हैं कि सीरा जो कार्ड है उसमें और सीरा जो सर्टिफिकेट है उसमें डिफरेंट क्या है, तो ये किस तरह होता है और ये क्यों दोनों डिफरेंट हैं या कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सिंपल यही है कि जब आप ट्रेनिंग करते हो, कोर्स करते हो, जब आप सीरा सेंटर में एडमिशन लेते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो आपकी जो फ़ी है मैंने आपको बताई है, वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ 1700 आता है कुछ। उसके लिए आपका पासपोर्ट कापी, आपका एमरेस ID कापी और आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर जो होती है वो आपको उधर सबमिट करवानी होती है। तो उसके बाद आपको फॉर्म मिलता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग की जब आप पास करते हो, जिस तरह आप अपनी इंडिया का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में जब आप किसी भी क्लास के या पेपर देते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो उसके बाद आपको पास का एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप वाकई इस कोर्स को या इस क्लास को आपने पास कर लिया है, आप इसमें फेल नहीं हुए। तो इस तरह जब आप सीरा सेंटर में जाते हो, कोर्स करते हो, तो आपको आपका पेपर चेक करके एग्ज़ाम के बाद तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये कोर्स वो पास कर लिया, आप इसमें पास तो फेल नहीं हुए। तो जब वो आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो सर्टिफिकेट जो एक्सपायर नहीं होता। ये आपको बात बताने बहुत ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट जो होता है सीरा का वो एक्सपायर नहीं होता। जब आपने एक बार कर लिया है तो भाई उसको आप बार बार नहीं करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बार बार आप नहीं कर सकते। वो 54 ईयर का कुछ होता है स्टार्टिंग से लेकर, क्योंकि इतनी आपकी जो लाइफ है इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 55 के बाद फिर वो इसने एक्सपायर होना है, क्योंकि लिमिट रखी हुई सीरा सेंटर ने। तो वो सर्टिफिकेट तो एक्सपायर नहीं होता। लेकिन जो सीरा कार्ड है, जिस कंपनी के थ्रू आप सीरा कार्ड कर रहे हो, तो सीरा कार्ड फिर उसका नाम का होता है। जब आप 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कंपनी छोड़ते हो तो भी सीरा कार्ड आपको या तो आपकी कंपनी कैंसिल करवाती है या फिर आपको खुद कैंसिल करवाना पड़ता है। तो सीरा जो कार्ड लाइसेंस जो होता है, जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड या ID कार्ड बनता है, तो इस या आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है या कोई और लाइसेंस है, तो एक कार्ड लाइसेंस होता है, ठीक है, छोटा सा। तो उसके ऊपर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और कंपनी वगैरह जो है उसका, या जो एक सीरा कार्ड का नंबर होता है वो लिखा होता है सुसन, या गवर्नमेंट का लोगो लगा होता है। तो एक कार्ड टैब होता है, एक लाइसेंस टैब। तो आई थिंक मेरे पास होएगा, मैं आपको दिखा देता, अभी इधर नहीं है। तो वो कार्ड जो है उसके, वो कार्ड 2 साल के बाद एक्सपायर होता है, फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। कुछ फ़ी होती है, उसमें आपका फिटनेस टेस्ट होता है, तो वो आपको देना पड़ता है बस। बाकी उसने जो सीरा सेंटर है आपको फायर की या फर्स्ट एड की दोबारा ट्रेनिंग करवा देता है, लेकिन उसमें आपका टेस्ट वगैरह नहीं होता, जैसे आपको बताते हैं रिमाइंड कराने के लिए 2 साल के बाद। लेकिन आपका जो सीरा सर्टिफिकेट है वो जो है वो सनत आपकी एक्सपायर नहीं होती। लेकिन जो आपका कार्ड एक्सपायर होता है तो आपको 2 साल के बाद रिन्यूअल करते हो। जब अगर आप कंपनी वो छोड़ते हो तो जो नेक्स्ट कंपनी में जाते हो तो फिर जाके फिर आपको, चाहे आप 2 साल के बाद कंपनी चेंज करो, साल के बाद, 6 महीने के बाद, जब आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो पहले वाली कंपनी का जो सीरा कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप खुद करवाए, चाहे आपकी वो कंपनी जो करवाए। तो जिस कंपनी में आप जाओगे फिर उस कंपनी के नाम का दोबारा फिर वो आपका सीरा कार्ड बनेगा, लाइसेंस बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर कंपनी का नाम आएगा। तो उस टाइम आपको जस्ट फिटनेस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। बाकी आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपकी क्लासेस वगैरह जो है वो पहले की है, उसको दोबारा नहीं आपको करने की ज़रूरत।
तो ये सीरा कार्ड में और सीरा सर्टिफिकेट में ये डिफरेंट है। तो इसमें जो आपका इशू है, जो सिक्योरिटी गार्ड इधर काम कर रहे हैं उनको पता है सर्टिफिकेट क्या होता है। समटाइम्स तो लोगों को पता नहीं होता क्योंकि कंपनी दिखाती नहीं है आपका सर्टिफिकेट किधर है, किधर है या नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने पास रखती है। जस्ट जब वो लाइसेंस आता है तो उनको वो दे देते हैं। तो वो लाइसेंस आपकी ड्यूटी के टाइम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब सीरा की टीमें आती हैं तो वो चेक करती हैं। तो आपको वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे वो एमरेट कार्ड नहीं पूछेंगे, आपसे वो पासपोर्ट आपका नहीं पूछेंगे, जैसे आपका सीरा कार्ड ही पूछेंगे। सम टाइम अगर आपको कोई मसला बनता है या आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मेरे से कौन बंदा पूछ रहा है या क्यों पूछ रहा है, तो आप उस बंदे से पूछ भी सकते हो कि भाई आपका किस डिपार्टमेंट से या किस अदारे से ताल्लुक है, आप मुझे पहले खुद का कार्ड दिखाएं। पहले सूसन तो यही होता है मोमली कि जो बंदा चेक करने के लिए आता है सीरा डिपार्टमेंट का, तो वो आपको अपना पहले कार्ड दिखाता है। अगर नहीं भी दिखाता तो आप उससे पूछ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको वो कार्ड दिखाएगा तो आपको अपना लाइसेंस दिखाना चाहिए। जो रूल यही है कि आपको अपने चेस्ट के ऊपर हैंग करना पड़ेगा, अपने यूनिफॉर्म के साथ लटकाना पड़ेगा जब भी आप ड्यूटी पे हो। अगर नहीं भी आप लटकाते या नहीं भी आप हैंग करते हो तो आपकी जो अगर पॉकेट में है, जेब में है, तो आप उसको दिखा सकते हो। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर उस टाइम जो है वो आपको 1000 कम से कम फाइन आ सकता है, जो सीरा डिपार्टमेंट आपको देगा। तो उसमें फिर ये देखा जाएगा कि आपकी मिस्टेक है या आपकी कंपनी की मिस्टेक है, कि कंपनी ने आपको दिया या नहीं दिया, या बनने से पहले, लाइसेंस बनने से पहले आपको ड्यूटी पे खड़ा कर दिया, तो फिर आपकी कंपनी को फाइन आएगा। तो अगर आपकी कंपनी ने वो करवाया हुआ है, आपको दिया हुआ है, तो फिर भी आपने कैरी नहीं किया, तो फिर आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी हॉस्पिटल के बारे में और सीरा कार्ड का जो आपका क्वेश्चन था उसके मतलब। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ हम जो हॉस्पिटल की ड्यूटी के बारे में हमने डिस्कस ना किया हो, तो आप क्वेश्चन में रेस कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी स्कूल की जॉब के मतलब। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और जो इस चैनल पे लोग नए हैं, जो अभी भी आए हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का बटन है उसको भी हल्का सा टच कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे। तो एक नई वीडियो, एक टॉपिक तक, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो।